नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। बता दें कि मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये कदम उठाया है। वहीं केंद्रीय बैंक के इस कदम से आवास, वाहन और अन्य कर्ज से जुड़ी मासिक किश्त यानी ईएमआई बढ़ेगी। अब इस वृद्धि के साथ रेपो दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आपको बता दें 4.40% हो गई है। दरअसल अगस्त 2018 के बाद ये पहला मौका है जब नीतिगत दर बढ़ाई गई है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को आर्थिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने लगातार नवीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% पर, रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर स्थिर है। ब्याज दरों की घोषणा के मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि आरबीआई ने रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के लगाए गए अनुमान 6.8% से घटकर 6.6% कर दिया गया है। रेपो रेट को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जो बढ़ा दिया गया है, इससे ये होगा कि जो हमारे बैंक लोन लेती है वो आरबीआई करती है। आरबीआई के यहाँ अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। अब ये है कि मकान बनाना या कोई चीज़ खरीदना या फ्लैट लेना जो भी होगा, अब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो पे करने में दिक्कत तो आएगी कि महंगाई बढ़ेगी। अब इनकम टैक्स भी ले रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये जो कदम उठाया गया है देश हित में तो देखना ठीक है, लेकिन पब्लिक के हित के लिए ठीक नहीं है। जनता इससे बहुत परेशान होगी और उसका जो व्यापार भी होगा, जैसे आपके जो फ्लैट बनाते हैं, जो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, ये कहाँ से जब इनका रेट बढ़ जाएगा तो जनता को भी रेट बढ़ के मिलेगा। तो इसलिए ये तो कदम अभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आदमी कोरोना की स्थिति से बाहर निकला है, थोड़ा व्यापार चला है। कम से कम साल भर तो रुक जाते हैं इस काम को करने के लिए। अब अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे तो हमारे बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी, पब्लिक के ऊपर पूरा आएगा, कहाँ से देगा? व्यापार चल नहीं रहा है। तो ये तो भाई देश हित में नहीं है। फिलहाल अभी इसको साल भर रोकना चाहिए था। मेरी ये राय है मेरी कि देश को जो जनता है उसको थोड़ा सा अभी राहत देना चाहिए था, क्योंकि अभी उतना उछाल आया नहीं मार्केट में, अभी उतनी कमाई हो नहीं पाई और इंटरेस्ट की मार जो पड़ने वाली है ये जनहित में नहीं है। देखिए, कल आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की वृद्धि करी है। तो इसमें दिक्कत ये है कि रेपो रेट बढ़ जाने से क्या है कि महंगाई पे मार पड़ेगी। जो बैंक को अधिक ब्याज देना पड़ रहा है रेपो रेट की वजह से, तो उस पर बैंक जो भी लोन आगे प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर्स को, तो उस पर कस्टमर्स पे भी लोन का बर्डन, ब्याज का बर्डन पड़ेगा। तो इससे महंगाई में इजाफा होगा। कितने परसेंट बढ़ाया गया है रेपो रेट? रेपो रेट 0.4% बढ़ाया गया है। तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी आपने कल देखा होगा, सेंसेक्स 1500 पॉइंट के आसपास गिर गया और निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास गिरा है। तो एक निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे गया है। इसकी महंगाई बढ़ेगी और जनता पे इस महंगाई की मार पड़ेगी। जनता पे असर पड़ेगा दो तरीके से। जो लोगों ने बैंक में अपनी एफडीआर जमा कर रखी है और लोन ले रखा है, एफडीआर पर भी रेट बढ़ेगा, लेकिन जो लोन होगा उस पर भी ज़्यादा रेट बढ़ेगा। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो जब महंगाई बढ़ती है तो उसका फर्क जो है निफ्टी और सेंसेक्स सब पर पड़ता है। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या पड़ता है प्रभाव? जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी रेपो रेट कम होगा, तो वो भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और वे अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट, यह रेपो रेट से उलट होता है।
बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी पर ऐसे पड़ता है प्रभाव। जब भी बाजारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी। जानिए क्या होता है नगद आरक्षित अनुपात। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो अथवा नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से मना न कर सके। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया होगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं राजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले तो नमस्कार। फाइनेंस एक्सपर्ट हैं आप, आपको अच्छे से जानकारी है इन मामलों की। सीधे और सरल शब्दों में दर्शकों को बता दें कि रेपो रेट का किस तरीके से प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी घोषणा ये अभी की गई है, 2-3 दिन पहले की गई, तो ये शेड्यूल था जून में होना जी। इसके जो पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो अप्रैल में था और ये जून में शेड्यूल था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, आनन फानन में 2 और 3 मई को रिजर्व बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी जो MPC कमेटी होती है उन्होंने बैठक की और अचानक ये बढ़ा दिया। मतलब अगर हम देखें तो रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, मतलब 4% से 4.4% कर दिया और वहीं पे उन्होंने CRR को ½ % बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा कि देखिए, जब भी ये सब चीजें बढ़ती हैं तो इनका जो मेन रीजन होता है, जो रिजर्व बैंक जो सोचता है कि कहीं ना कहीं ये महंगाई को काबू करने के लिए, महंगाई मतलब जो आम जो चीजें जो घरेलू चीजें जो खपत की जो चीजें हैं जो महंगी होती जा रही हैं, जो दिनचर्या वाली चीजें खपत होती जा रही हैं, तो इनको काबू करने के लिए अब कैसे होता है ये काबू, इनको आरबीआई का ये सोचना है या सरकार का ये सोचना है कि ये रेट बढ़ाने से क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा कि वहां पे आदमी के खर्च करने के लिए उसके पास पैसे कम होंगे। मतलब जो उसने लोन लिया हुआ है, जो भी लोन, इसमें 2 चीजें होती है, जो लोन लिया है आपने वो सारे लोन महंगे हो जाएंगे। साथ में अगर आपका कोई FDR है मतलब फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो उसमें रेट बढ़ भी जाते हैं। लेकिन जो बाकी चीजों में जो महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, उनको लगता है कि आगे चल के महंगाई जो नॉर्मल महंगाई है, जो मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ने की अगर उनको उम्मीद है तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये सब रेट्स बढ़ाए जाते हैं। और ये एक चीज और सोचने वाली चीज है कि जो इंटरेस्ट रेट था, जो CRR या फिर जो रेपो रेट था, ये पिछले 4 साल में कभी भी नहीं बढ़ाया गया था। ये पहली दफा होगा कि ये रेट बढ़ाया जा रहा है और आगे भी लगता है कि यहां से शुरुआत हो गई है और आगे भी ये बढ़ता रहेगा यहां से, ऐसा लगता है। जैसे कि आपने जिक्र किया महंगाई का, ये बड़ा कारण है क्या रेपो रेट बढ़ने का? बिल्कुल, देखिए हम इसको एक मान सकते हैं क्योंकि अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में नहीं, मतलब इंडिया में नहीं है, पूरे अगर विश्व में देखें तो महंगाई जो है वो अपने चरम पे है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश अछूता नहीं है। आप देखें तो, और इसमें आग में घी का काम और किसने किया, जब ये यूक्रेन और रसिया का जो ये जो वॉर चल रहा है, इसके वजह से हमारे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़े, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से क्या होता है कि ये सारी चीजें जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है जी। और कहीं ना कहीं ये हर चीजें जो हमारी जो घरेलू यूज की चीजें या जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे जो भी चीजें हो, तो ये चीजें वहां से महंगी होने लगती है। तो एक रीजन ये भी है जिसके वजह से ये CRR और जो भी है और रेपो रेट ये बढ़ाया गया, जिससे कि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी कम हो और उसमें थोड़ा काबू हो सके। आपने लिक्विडिटी की बात की, इसको ऐसे समझा जाए मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक के थ्रू उसके पास पैसा है, इसलिए वो CRR को बढ़ाता है।
जैसा कि आपने कहा है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जो भी, जैसे आपने रेपो रेट कहा या सीआरआर बढ़ा, तो जैसे सीआरआर है, सीआरआर अगर कम होगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर ये कम होता है तो क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आने लगेगा, यानी कि परचेजिंग पावर ज्यादा रहेगी। परचेजिंग पावर भी ज्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए आप दूसरी तरह से रिलेट करिए। एक तो क्या है कि जैसे हम लोन लेते हैं कोई भी, चाहे हाउसिंग लोन ले रहे हैं, चाहे पर्सनल लोन ले रहे हैं, चाहे आप व्हीकल लोन ले रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको वहां पे ईएमआई कम देना होगा। ईएमआई कम देना होगा मतलब आपके हाथ में बचत, आप लोन के अगेंस्ट पे आप ईएमआई कम दे रहे हैं तो आपके हाथ में सेविंग कर रहे हैं। हाँ, जो आपके इन हैंड रकम है वो ज्यादा है, तो वहां पे आपका जो एक्सपेंस, जो आप खर्च करने की जो आपके पास कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब ये बहुत तेजी से जब ये बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं वही चीज, उसी पे काबू करने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए सरकार को या आरबीआई को ये लग रहा है, सरकार को नहीं, आरबीआई सीधे, तो इसको तो आरबीआई गवर्निंग बॉडी है, आरबीआई ने इसको वहां पे कहीं ना कहीं स्टेप लिया है। और ये जो है, ये जो महंगाई है आज के टाइम में, ये एक ग्लोबल इशू बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राजीव जी, डिमांड और सप्लाई की बात की जाती है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी महंगाई, उस प्रोडक्ट की महंगाई पर्टिकुलर बढ़ जाती है। तो इसका असर भी इन दिनों देखा जा रहा है कि डिमांड कुछ चीजों की ज्यादा, जैसे एक जिक्र कर लेते हैं नींबू का, इन दिनों 300 रुपए किलो पहुंच गया था, 15 रुपए का एक नींबू कई इलाकों में देखने को मिला। तो सप्लाई ज्यादा नहीं हो पा रही थी इसलिए। लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा खेल ये दिख रहा है कि हमें मार्केट से पैसा जो है वो लेना है, जिससे कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है उस पे लगाम लग सके, एक्सपेंसेस पे लगाम लग सके, और साथ ही साथ ये है कि सेविंग्स जो होंगी उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा खर्चेंगे, तो ऐसे में पैसा रहेगा नहीं आरबीआई के पास। तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है बैंक्स को या आरबीआई को अगर पैसा ज्यादा नहीं रहता है? ये कौन सी स्थिति होती है? नहीं, देखिए, जैसा कि हम अगर ये बात करते हैं, जैसे नींबू की बात कर रहे हैं या दूसरी, तो ये सब क्या है, तो जमाखोरी का नतीजा है। इससे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। ये नहीं, मैंने एक एग्जांपल सेट किया कि मतलब डिमांड सप्लाई का। नहीं, मैं इसमें ऐसी कौन सी स्थिति बनी है कि रेपो रेट हमें 0.4% जो बढ़ा दिया गया, आपने जैसा कहा कि 4 साल में नहीं बढ़ा, लेकिन आगे अब बढ़ सकता है, ऐसा आपने ये भी एक आशंका व्यक्त की है। आप बिल्कुल देखिए, ये जो आपने कहा कि जो हमने कहा कि पिछले 4 साल में ये नहीं बढ़ा, अब ये बढ़ने का रीजन मैं बताता हूं। जो पिछला मॉनेटरी पॉलिसी था जो कि अप्रैल में आया था, तो वहां पे आरबीआई ने कहा था कि जो उनका रुख है वो अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव रुख का मतलब ये होता है कि आने वाला कम से कम एक मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा होगा कि जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये उन्होंने किया था, लेकिन अचानक अभी क्या है कि एकदम से मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी की, जो एमपीसी जो इनकी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 2 और 3 मई को, और इन्होंने अचानक इसको रेट, मतलब ये किसी को हजम नहीं हुआ। अचानक से हो गया ये। मैं इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, अभी एलआईसी का जो है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर चल रहा है। ये सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि वो मार्च में लेके आएगी, लेकिन किसी रीजन से वो बता रहे हैं कि 4 अप्रैल से इसका, हाँ, तो ये मई में भी चल रहा है। ये 4 मई से लेके और 9 मई तक चलेगा। अब इसमें देखिए, कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि सरकार में जो सरकार के जो मंत्रालय है, जो इसको जो आईपीओ काम देखे, जो वित्त मंत्रालय कहीं ना कहीं डायरेक्ट उससे रिलेटेड है, और आरबीआई में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। कि आपने देखा जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मार्केट एकदम से धड़ाम हो गया, 1300 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। और सरकार क्या चाहती है कि इसको हम सक्सेसफुल करें, आईपीओ को सक्सेसफुल करें, उससे उसको पैसे आएंगे, जो भी उनके खर्चे, जो भी उनके डिसइन्वेस्टमेंट्स है, वहां से वो उनके टारगेट्स पूरे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक वहां पे भी सरकार जो मंत्रालय है और जो आरबीआई है, कहीं ना कहीं इसमें तालमेल की भी कमी कहीं हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल कमी नजर आ रही है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं। देखिए, रिवर्स, जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो ये कहीं ना कहीं जब हम इसको बढ़ाते हैं, ये देखिए, रिवर्स रेपो रेट हो गया, आपको रेपो रेट हो गया, और हमारा जो सीआरआर हो गया, जो कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जैसे ही बढ़ती हैं, जैसे हमने पता, ये तीनों चीजें जैसे ही बढ़ेंगी तो मार्केट में, मतलब आरबीआई का ये रहता है कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को कम करता है। मतलब जैसे हम सीआरआर की अगर बात करें तो क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट, हर बैंक्स को, जितने भी कॉमर्शियल या जो भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, हर बैंक्स को उनके पास एक रिजर्व रखना होता है। तो पैसा उनके पास अगर वो ज्यादा रिजर्व रखेंगे, मान लीजिए, हमें एक बहुत एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए है, अभी हम
रिजर्व में 15 रुपए दे रहे हैं आरबीआई के पास, हाँ। अगर कल को हमें 16 रुपए देना पड़ेगा तो 1 रुपए तो हमारे पास कम हो गया, हाँ। तो हमारे पास पैसा, मतलब उसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा कि आप लोन भी आगे कम दे पाएंगे, डिसबर्सल भी आप लेंडिंग भी कम कर पाएंगे। हाँ। तो इन सब चीजों की वजह से ये इसमें कहीं ना कहीं महंगाई पे, देखिए हम दो चीजों को हमें अलग अलग देखना होगा। एक तो क्या है कि इससे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे लोन्स होते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे कोई भी पर्सनल लोन हो, तो लोन में हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब वो लोन हमारे लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन ये आरबीआई ये उम्मीद करती है कि बाकी जो महंगाई है, बाकी जो मुद्रास्फीति है, वो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, मतलब महीने में या फिर महीने 2 महीने में वो उसको नीचे आने की उम्मीद रहती है। तो ये इसमें एक बेसिक फर्क है। अच्छा राजीव जी, जैसे 0.4% की बढ़ोतरी हुई है आरआर में, तो जो पुराने पहले से जो बैंकों के ग्राहक हैं उन्होंने लोन ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है, मान ली होम लोन ले रखा है, कार पे लोन ले रखा है या 2 व्हीलर पे लोन ले रखा है, क्या उन पे भी 0.4% की बढ़ोतरी हो जाएगी उनके लोन पे भी? देखिए या फिर जो नए अब ग्राहक जुड़ेंगे बैंक से उन पर देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि 0.4% बढ़ा तो 0.4 ही बढ़ेगा आपका। उसका एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला होगा निकालने का। देखिए हर बैंक, जरूरी नहीं है कि हर बैंक बराबर ही बढ़ाए, लेकिन चूंकि क्या होगा कि बैंकों के लिए पैसा लेना आगे आरबीआई से महंगा हो जाएगा, तो बैंक्स को खुद तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जितने भी जो आपके जो कर्जदार, जो कर्ज लेने वाले, जो लोन लेने वाले हैं, हाँ। वो इन्हीं के ऊपर डायरेक्टली ही जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर ये बढ़ा है, आरआर बढ़ा है, सीआरआर बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है, जो कर्ज लेने वाले हैं, ये डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर लिया जाएगा। अब दूसरी बात आपने कही कि क्या ये नए लोगों के लिए कि पुराने लोगों के, जी नहीं, ये नए लोगों के लिए तो है ही, ये पुराने लोगों का भी लोन महंगा होगा इससे। ये महत्वपूर्ण बात है कुल मिलाकर के देखा जाए तो। आपने जैसा कि अभी कहा कि ये एकदम से लिया गया फैसला है और इस तरीके के फैसले ऐसे नहीं लिए गए हैं, अनायास ही नहीं लिए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे एक पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है कि 4 साल तक तो आपने अभी तक नहीं बढ़ाया, लेकिन अभी आपने क्यों बढ़ा दिया? ग्राहकों के, जो ग्राहक हैं बैंकों के, जो होम लोन लिया या किसी तरह का उन्होंने लोन लिया है, तो अब उनके लिए अलग अलग बैंकों से लगभग क्या आप फ्लक्चुएशन देखते हैं? अगर एसबीआई की बात कर लें या प्राइवेट बैंक्स की बात कर लें, पब्लिक और प्राइवेट बैंक की केवल बात कर लेते हैं, अगर इन दोनों में देखें तो फ्लक्चुएशन कितना होगा बढ़ोतरी में? देखिए अब ये एक तो प्राइमा फेसी मान के चलिए कि तकरीबन %0.5 तो सब लोग बढ़ा ही देंगे। हाँ, मतलब %0.5 या %0.5 से थोड़ा 19-20 सब लोग हाँ। ही आपके इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाने वाले हैं लोन के ऊपर। और दूसरा क्या है कि ये पहले, ये अभी तो इन्होंने शुरुआत करी है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है या फिर ये आशंका है कि आगे चल के ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाएगा। अच्छा। और जी बिल्कुल, क्योंकि ये आरबीआई ने ये इंडिकेशन दिया है कि ये हमने शुरुआत कर दी है। और देखिए आरबीआई को क्या आशंका है, जो मुझे लगता है कि आरबीआई को लगता है कि आने वाले भविष्य में महीने 2 महीने 3 महीने में उनको लगता है, या फिर एक कुछ अंतराल पे 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में, कि महंगाई कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाएगी। अच्छा। तो इन्होंने ये शुरुआत यहाँ पे कर दी है बिल्कुल ये रेट बढ़ाने की, और ये लगता है आगे चल के भी बढ़ेगा। देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आनन फानन में हुआ। जी जी। कभी भी क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना होता है तो आरबीआई की तरफ से क्या होता है कि जो उनका रुख है वो क्लियर किया जाता है उसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी में। तो जैसे अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उन्होंने वहां पे जो उनका रुख था वो अकोमोडेटिव था। ठीक है। अगर वो आगे कम ज्यादा होने वाला है तो उस पर हॉकिश वो रुख बता देते हैं कि हम आगे चल के इस पे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इससे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला कोई सेक्टर है तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। जी। कोरोना के बाद से या कोरोना के काल से ही जो रियल एस्टेट पे सबसे ज्यादा चोट पड़ी थी। बहुत सारे रियल एस्टेट जो बिल्डर थे या फिर जो कंपनियां थी, कई सारे डिफॉल्ट भी कर गए थे। और एक तो क्या हो गया था, दूसरा क्योंकि वहां को जो है वो खरीदार बहुत कम हो गए थे, वहां खरीदार नहीं मिल रहे थे। अभी थोड़ा सा जैसे ही मार्केट सही हुआ है और कहीं ना कहीं वो डिमांड वापस आने लगी थी रियल एस्टेट में, तो क्या किया आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि आपका होम लोन बढ़ जाएगा। अब होम लोन बढ़ा तो कहीं ना कहीं क्या है, आदमी सोचता है कि अरे अब तो इंटरेस्ट रेट कम था, अब तक तो सब लोग बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम है, ले लो। अब जैसे लेने गए वहां पे होम लोन बढ़ गया, खरीदारी कम होगी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। जी, आपने भी एक लाइन बोली और वो काफी चिंता का विषय अगर ऐसा होने वाला है। आपने कहा कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो
उसके रोकने के क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं अगर बैंकों की बात की जाए, रिजर्व बैंक की भी बात की जाए? देखिए, रिजर्व बैंक के पास तो एक ही तरीका होता है, वन एंड ओनली तरीका होता हाँ। है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। हाँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको, उनका मानना है, आरबीआई का ये मानना होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो लिक्विडिटी कम होने के वजह से वहां पे आपका महंगाई वो काबू कर सकते हैं। ये अब क्या बोलते हैं, पास्ट में देखा भी गया है कि कहीं ना कहीं एक हद तक इस पे काबू हो जाता है महंगाई पे। अब क्या देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि जो सरकार के रिकॉर्ड में, आरबीआई के रिकॉर्ड में महंगाई दर क्या है और एक्चुअल में महंगाई दर क्या है। हाँ। वो दोनों चीजों में फर्क होता है। तो सरकार जो महंगाई दर निकालती है, मतलब आरबीआई, तो उनको ये लगता है कि हाँ, वहां से वो महंगाई दर को काबू कर लेंगे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आने वाले दिनों में। तो और लेकिन बाकी चीजें को भी देखिए, जैसे हम लोगों ने किया कि जो एक्चुअल महंगाई दर क्या है, तो वहां पे एक्चुअल में और उसमें तो ये कहीं ना कहीं फर्क होता है। तो हालांकि वो आरबीआई भी समझती है, लेकिन उसको बेकाबू होने से बचाने के लिए उनको ये तो कदम उठाना पड़ता है। राजीव सिंह जी, जैसे अभी हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हालात जो भयावह हो गए, आप भी खबरें देख रहे थे जी, कि जिस तरीके से, और अभी भी वहां पर जिस तरीके की चल रही हैं स्थितियां, वो ठीक नहीं है आर्थिक तौर पर देखा जाए तो। महंगाई इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि एक देश हिल गया, लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी कोई स्थिति की तो आप जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए, जैसे आपने बताया कि श्रीलंका इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक और नया है, नया बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, आरबीआई को हम अभी ये कह सकते हैं, मान लीजिए हम लोन लेने वाले हैं तो हमारा ईएमआई बढ़ेगा, तो ठीक है, अभी तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमें हमारे ऊपर जेब पे, हमारे जेब वो हो गया, भारी होने लगा, मतलब हमें हमारे जेब से ज़्यादा पैसा जा रहे हैं अब ईएमआई में। लेकिन देखिए, हमें भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि सरकार जो पैसे खर्च करती है वो क्या होता है। सरकार की भी इनकम एक है, का एक जरिया है, क्या है, टैक्स के जरिए ही सरकार को इनकम है जी। और कोरोना के टाइम पे देखा गया है कि सरकार फ्रीबीज की तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने फ्री में बांटना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो जब आप कोई चीजें, और ये जो श्रीलंका कह रहे हैं ना, श्रीलंका भी वही कुछ हालात थे। हाँ, यहाँ पे वही हालात थे, और श्रीलंका में भी ये एग्जाम्पल है। हाँ। श्रीलंका ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे लोन ले लिए बाहरी देशों से, वर्ल्ड बैंक से या बाहर के देशों से लोन ले लिया, और वहां पे उन्होंने फिर अनाप शनाप कुछ, मतलब बिना कंट्रोल के वो खर्चे किए। तो वहां पे सरकार को तो मैं देखिए जिम्मेदार है ही है, लीडरशिप तो हमेशा जिम्मेदार होती है। कहीं ना कहीं वहां का जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो सेंट्रल बैंक अगर उसने समय रहते अगर वो स्टेप उठाया होता, हालांकि देखिए प्राइमा फेसी अगर सरकार की जिम्मेदारी है, और जो सेंट्रल बैंक होता है वो भी सरकार के अंडर ही होता है। हाँ। तो सेंट्रल बैंक को भी अपना उस पे कदम उठाना चाहिए। और देखिए, और इस हालात को देखते हुए, श्रीलंका के एग्जांपल को देखते हुए, अगर हम ये इस स्टेप को देखें हाँ। तो हम ये, मतलब एक ये सही कदम हम मान सकते हैं, हाँ, सही दिशा में है, सही दिशा में है। हालांकि लोगों की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हालांकि देखिए, जो लोन लेने वाले लोग हैं, उनकी तो जेब ढीली होने वाली है। और लेकिन इसका हम लोग लौटेंगे, अभी इस वक्त हमको ब्रेक लेना है, लौटेंगे तो इसी पर चर्चा आगे शुरुआत करेंगे और इसी पॉइंट से उठाएंगे चर्चा को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। सीधा सवाल आप देख रहे हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, और ऐसे में राजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार इससे जो 0.4% बढ़ा है रेपो रेट, इससे क्या कुछ दर्शकों को फायदा है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे देख रहे हैं, जो आम जनमानस है उसको क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ नुकसान है, आखिरकार ये क्यों बढ़ाया जाता है और क्यों घटाया जाता है, या क्यों स्टेबल रखा जाता है, कौन सी ऐसी स्थितियां होती है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजीव जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर। आप FDR फिक्स डिपॉजिट की अगर जिक्र कर लें, इस वक्त अगर फिक्स डिपॉजिट जो करना चाहें उनके लिए क्या फायदे का सौदा होगा, क्या ठीक रहेगा करना, या बाद में? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि इसमें सबको नुकसान ही है। हाँ। देखिए, जो कर्ज लेने वाले हैं उनको तो नुकसान है, ये तो सब हम लोग ने चर्चा कर ली, हर आदमी को पता है, अरे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा कर्ज महंगा हो जाएगा। हाँ। लेकिन दूसरी बात उनके लिए भी है खुशखबरी, जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अब देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, या फिर ये पब्लिक में है, या पब्लिक में क्या हर किसी को पता है कि अगर हम आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट का रेट देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, तो तकरीबन 5% के आसपास आ गया है, कि जो ये बहुत अब तक का लोएस्ट है। हाँ। और जो महंगाई दर है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो एक्चुअल में क्या होता है
कि अगर हम महंगाई के मुकाबले अगर इसके फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वो घाटे का सौदा होता है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है, सीआरआर बढ़ाया गया है, रेपो रेट बढ़ाया गया है, तो इनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जो लोग बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उनके ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसका क्या होगा कि जो आज के डेट में जो भी फिक्स डिपॉजिट्स के जो रेट्स हैं, उस रेट में आगे चल के वृद्धि होगी। मतलब अगर हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो जो जितना इंटरेस्ट हमें मिलता था, अब उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा वो आपको बैंक की तरफ से देखना पड़ेगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं एक तकरीबन आधे % के आसपास का फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, और ये जो लोग फिक्स डिपॉजिट करता है उनके लिए फायदे का सौदा है। राजीव, अभी LIC का IPO 4 मई को इस तरीके से लॉन्च हुआ है और अभी पूरी प्रक्रिया 9 तारीख तक चलेगी, उसके आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको लोग किस तरीके से देखें, सरकार के इस फैसले को कैसे देखें, और इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है इसका? देखिए LIC का जो IPO था, LIC का IPO, देखिए IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, जिसको क्या होता है वो कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाती है। तो सरकार कई सालों से इसके उसमें थी कि हम LIC का IPO लाएंगे। पिछले बजट में भी था कि मार्च में 31 मार्च के पहले आ जाएगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि यूक्रेन और रसिया के वॉर की वजह से इसको थोड़ा डिले कर दिया गया। पहले ये था कि 50 से 60 हजार करोड़ तक का साइज होगा इस IPO का, अब ये घटा के तकरीबन 20-21 हजार करोड़ का हो गया। तो LIC का IPO सरकार चाहती है कि सक्सेसफुल हो, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं। जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं उनको डिस्काउंट मिल रहा है, जो LIC के एम्प्लॉई हैं उनको डिस्काउंट मिल रहा है, एजेंट्स को भी शायद मिलने वाला है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो सरकार का ये है कि एक तो ये है कि शेयर मार्केट में जो इक्विटी मार्केट है में वहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मतलब देखिए ये है कि अगर आप डेवलप कंट्री में जाएंगे तो वहां के रेशियो में और यहाँ के रेशियो में, यहाँ पे शेयर मार्केट का पेनिट्रेशन बहुत कम है। एक माना जाता है अनुमान के मुताबिक 5 से 6% लोग ही पूरे पॉपुलेशन का यहाँ पे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इससे भी लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ये सरकार में के मंत्रालय में और RBI में ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिखी, और उससे क्या हुआ कि जिस दिन शुरू हुआ IPO और RBI की तरफ से इमीडिएट इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया, CRR बढ़ा दिया गया, और मार्केट एकदम से धड़ाम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो नए इन्वेस्टर थे उनको भी लगा कि अरे हम तो जहां पे एक शेयर खरीदने जा रहे हैं और उल्टा मार्केट गिर रहा है। तो हालांकि उसके बाद रिकवरी हुई, आज थोड़ी रिकवरी हुई है मार्केट में, लेकिन ये कहीं नहीं कहीं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनका जो इंटरेस्ट लेके आ रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल इसने गिराया है। बिल्कुल। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि RBI और सरकार में तालमेल इसमें कहीं ना कहीं तो कमी है, जो बताए ना बताए। बिल्कुल 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 ठीक है। हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। अगर ये 0.4% बढ़ा है तो रियल सेक्टर में वाकई में देखा जाएगा कि कहीं उस क्षेत्र में मंदी कहीं ना कहीं अब लोग कम परचेज करेंगे, फ्लैट्स हों, घर हों, लोन पे कम लेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना काल में देखा गया था राजीव जी कि कई जो कंपनीज थी वो डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गई, ऐसे में इसका प्रभाव कितना रियल एस्टेट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि आपने कहा इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन किस हद तक जाके रुक सकता है, या लोग पूरी तरीके से खरीदारी बंद कर देंगे, या कुछ कमी आएगी, थोड़ा बहुत परसेंटेज गिरेगा? देखिए पूरी तरह से तो खरीदारी कभी कम नहीं होती है। हाँ, डिमांड में अगर कमी आती है तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर प्रभावित होता है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने जिक्र किया कि कोरोना के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर प्रभावित हुआ था तो उसमें से एक था रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि क्या था कि सबकी लोगों की नौकरियां चली गई थी, बिजनेस ठप हो गए थे। तो उसमें तो क्या था कि अगर किसी का लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको अपनी किस्त देने में कठिनाई आ रही थी, तो नए खरीदने का तो कोई मामला ही नहीं बनता था। कोरोना जैसे जैसे वैक्सीनेशन के बाद धीरे धीरे इसने अपना कम हुआ, कोरोना का असर कम हुआ, और रियल एस्टेट सेक्टर अब ये लग रहा है थोड़ा पिकअप ले रहा है, मतलब वहां पे डिमांड थोड़ी बढ़ती जा रही है। तब तक क्या हुआ है कि जो किसी को उम्मीद से ये परे था कि RBI ने यहाँ पे रेट्स बढ़ा दिए, तब रेट्स बढ़ाने से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जब भी आप बढ़ाते हैं तो आपके लोन्स
बढ़ जाते हैं, मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, आपकी जेब ढीली होने लगेगी, या फिर जिसने पहले से भी लोन ले रखा है उसकी भी ईएमआई बढ़ जाएगी। तो आपके जब ईएमआई बढ़ जाएगी तो आदमी एक बार फिर सोचने लगता है कि अभी ले ना ले, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो क्या होता है कि जब आपके रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड की कमी हो जाएगी, तो डिमांड की कमी का मतलब क्या होता है कि आपका वो ऑलरेडी वो एक फेज से गुजर चुका है। और इसमें देखिए कुछ साल पहले सरकार, अभी तो ये कहता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर था तो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं था, तो सरकार ने रेरा के थ्रू इसको रेगुलेट करना शुरू किया। उस टाइम पे हालांकि कई सारे, तो अलग डिबेट का विषय है, जीएसटी लॉन्च हुआ था, रेरा हुआ था, लेकिन रेरा ने क्या किया था कि इस सेक्टर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। जो अनऑर्गेनाइज था, जो ऑर्गेनाइज थे वो कहीं ना कहीं तो इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ गए थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसने काफी प्रभावित किया था। और उसके बाद कोरोना ने थोड़ा इसको आग में घी का काम किया। जैसे ही रेरा से उभर रहे थे, कोरोना आ गया। अब हालांकि कोरोना तो एक वैश्विक महामारी थी, किसी को पता नहीं था, लेकिन अब फिर जैसे ही थोड़ी रिकवरी हो रही थी, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, और ये लग नहीं रहा कि यहीं पे एक रुक जाएगा, इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगर बात कर ली जाए और सारे जो उत्पादन क्षेत्र हैं, जीडीपी की बात कर ली जाए, जीडीपी पर क्या कुछ प्रभाव देखते हैं आप इसको लेकर? देखिए इंटरेस्ट रेट, देखिए एक अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होते हैं कि सारे लोन्स महंगे हो जाएंगे। तो लोन्स कोई भी, देखिए लोन्स ऐसा नहीं कि हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, हम बिजनेस के लिए भी लोन लेते हैं, हम बिजनेस के लिए भी लोन लेते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये पहले तो ये कंपेयर करती थी कि हम देखिए, हम पहले तो क्या बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था तो सरकार की ये दलीलें थी कि जो बाहर के कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे बिजनेस लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो आपने जैसा जीडीपी कहा, इसलिए वहाँ पे जीडीपी साल दर साल बढ़ती गई, और उन्होंने हमारे मुकाबले वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए जीडीपी के मामले में। जैसे कि यहाँ पे सरकार ये कह रही थी अभी कोरोना के पहले कि जो हमारा टारगेट है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, लेकिन जब कोरोना आया तो सब धड़ाम हो गया। तो अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने के लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब आप तो फिर ये भूल जाइए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको जीडीपी बढ़ाने के लिए बिजनेस बढ़ना होगा, लोगों के पास जो कर्ज होंगे वो सस्ते होने होंगे, डिमांड उसके हर चीज की में डिमांड बढ़नी चाहिए, लोगों में जो खपत है वो खपत, डिमांड, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो जब चीजें देखिए, आप हम कोई भी हो गया, अगर हमने कोई एक प्रोडक्शन यूनिट लगा रखा है, कोई चीज अगर हमने एफएमसीजी कोई एक हम आइटम बना रहे हैं, तो खाली बनाने से नहीं होगा, उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए। तो हालांकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे कंजम्पशन बहुत, क्योंकि वो है पॉपुलेशन ज्यादा होने के वजह से कंजम्पशन यहाँ पे अच्छा है, इसलिए बाहर कंट्री के लोग भी जो बिजनेसमैन है वहां पे यहाँ पे आके अपना सामान बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है कि हाँ, ये हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा तो नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट रेट का, इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को, आरबीआई को सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ लगाम लगाना है और कहाँ से फिर रिवर्स गियर लगाना है। राजीव जी, जैसा आपने अभी कहा कि ये जो बढ़ा है 0.4%, इसका असर हर क्षेत्र में देखा जाएगा। कौन से ऐसे क्षेत्र है, अगर बात कर लीजिए, आप अभी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से होम लोन लोग लेते हैं, और कार की बात कर लें, कार लोन है, बाइक लोन है, इसी तरह बिजनेस लोन भी हैं, और सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चल रही हैं, और उसके अंतर्गत भी जो लोन है वो दिए जा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर है, वहाँ भी लोन मिल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी इसके बाद? उनमें क्या कुछ असर आप देख पा रहे हैं? अगर देखा जाए कि भविष्य में इसके क्या कुछ असर देखे जाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में? देखिए, ये तो पहला ही स्टेंस है जब आरबीआई ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। देखिए, देखने में ये कम लग सकता है कि 0.4 बढ़ा या फिर CRR 0.5 बढ़ा, लेकिन जब आप इसको एक लार्ज स्केल पे देखेंगे
जी किसी ने अगर 10,000 करोड़ का लोन लिया है कि बिजनेस के लिए, जैसे बिजनेस के लिए कोई बड़ा लोन लेता है तो उस पे देखेंगे बड़े अमाउंट पे 10,000, 20,000, 5,000 करोड़ पे, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर ये आरबीआई की तरफ से रुख क्लियर नहीं होगा आगे भविष्य में कि इस पे कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, अगर ये रुख क्लियर कर दे कि हम एक बार बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाएंगे, यहां तक जाके हम लगाम लगा देंगे, तो अभी आरबीआई की तरफ से कोई रुख भी क्लियर नहीं किया गया है। रुख क्लियर नहीं है तो आगे चल के ये बढ़ोतरी और भी देखी जा सकती है राजीव, और ये कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों का सबब बन सकती है। राजीव, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, रेपो रेट में 0.4% की जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर आप पर जरूर देखा जाएगा। सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट पर देखा जाएगा। हाँ, हालांकि जो फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं उनके लिए जरूर फायदे का सौदा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।